बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास असल में है क्या। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन में कि द लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी एंड देन इनटू द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंट में से लाइट आएगी, वो क्लोरोफिल पे गिरेगी, उस एनर्जी से जो कि लाइट से आई हमारे पास एटीपी या एनएडीपीएच बनेगा। अब आप अभी तक तो आपको ये क्लियर होगा ना कि एटीपी और एनएडीपी थोड़ा सा कैसे बनेगा कि एडीपी फॉस्फेट से मिलेगा और मेरे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी एक प्रोसेस। उसके बाद मेरे पास एटीपी बन जाएगा और वही एटीपी बाद में एनाबॉलिज्म में काम करेगा। एनाबॉलिज्म मीन बॉडी में कोई और कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम करेगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इसी प्रोसेस को हमने कहा था फोटोसिंथेसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि we can say that photosynthesis is a biochemical anabolic process। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कुछ बनना। बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं जो कि एक केमिकली कंपाउंड है। ठीक है, कि जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है और हमारे पास किस चीज़ से बनता है? अब देखो, हवा जो हमारे पास इन्वायरमेंट से लाइट आई, जो लाइट एनर्जी आई, उसने बनाया एटीपी। अब जो एटीपी बन गया वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर एक कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो अब मेरे पास क्या बनेगा? एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है। रोल ऑफ लाइट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? देखो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए लाइट के हवाले से, जो कि मैं जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट रिवाइज करूंगी कि लाइट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और इसे डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। डुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट एक वेव की तरह भी है और एक पार्टिकल की तरह भी है। वेव की तरह हम एक थ्योरी आई थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। इसलिए हम उसे जो है एक वेव कहते हैं। और उसके अलावा पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जब आप धूप में देखें तो आपको क्या पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं ना, असल में तो वो इन्वायरमेंट्स के होते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। हम मजीद फिजिक्स में नहीं जाएंगे, बट इसकी बहुत थ्योरीज आई कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर लाइट गुजारी जाती है तो वो मूव करती है। इसका मतलब कि उसके अंदर पार्टिकल्स थे जिसने सब्सटेंस को मूव करवाया। इस तरीके से थ्योरीज हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। पर अभी आपको जस्ट एक चीज माइंड में रखनी है, लाइट इज अ डुअल नेचर एंड इसकी वेव नेचर भी होती है और इसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है कि लाइट जो होती है वो कंपोज्ड होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटा। कहा यह जाता है कि हमारे पास लाइट जो होती है ना वो एक फोटोन्स होते हैं, लेकिन उसमें एक एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसे कहते हैं क्वांटा। और जैसे ही वो क्वांटा किसी भी सरफेस से टकराता है तो मेरे पास जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरी है लाइट की। उसके बाद हमारे पास जो होता है कि हमारे पास जो लाइट होती है वो दो तीन तरह की होती है। एक होता है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मीन वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसे हम एक निमोनिक से याद करते हैं, विब ग्योर, VIBGYOR। ठीक है, विब ग्योर का मतलब क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उसके बाद रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विब ग्योर होता है जो कि असल में यूज किस लिए हो रहा है? ये हमारे पास विजिबल लाइट के लिए यूज होता है। विजिबल लाइट से पहले देखो, वॉयलेट है ना, वॉयलेट से भी छोटी वेवलेंथ, लाइक सबसे छोटा जो वेवलेंथ होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में वो वॉयलेट का होता है। और वॉयलेट से भी कम मीन अल्ट्रा वायलेट। समझ आ रही है? अल्ट्रा मीन उससे भी कम वेवलेंथ जिसे हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट। और एक होती है जो रेड के आगे वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ की होती है जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, उन्हें भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद नीचे एक्स रेज आते हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के मुकाबले में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट हमारे पास काम कर रही होती है? वो हमारे पास होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट। उसमें भी मोस्ट स्पेसिफिकली कौन सी होती है? रेड और ब्लू लाइट, जो कि मोस्ट ऑफ द क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले लाइट के डुअल नेचर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखनी है कि एनर्जी पैकेट्स क्वांटम्स होते हैं। उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट जो होती है उसमें मोस्टली फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन काम कर रही होती है? ब्लू लाइट और रेड लाइट काम कर रही होती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। लाइट इज कैप्चर्ड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। लाइट, ये देखिए,
अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं देखें, यहाँ पे ना हमारे पास जो सेंटर में होता है ना, जिससे इन्होंने ये मार्क किया हुआ है रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर जो होता है इसमें होता है क्लोरोफिल ए। और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें दो तरह के पिगमेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है और कैरोटीनॉइड्स भी हो सकता है। अब होता क्या है, जैसे ही लाइट टकराती है ना, तो यहाँ साइड पे अगर आपको क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर माइंड में थोड़ा सा हो, तो आप ये बात आपके माइंड में होगी कि देखिए हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब साइडों पे क्या होता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, वाटर। अब क्या होता है, जैसी लाइट पड़ती है, जो वाटर होता है ना साइड का, वो टूटता है। वाटर टूट के हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेते हैं, ठीक है। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये फिर क्या करते हैं, उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं दोबारा से एक बात रिवाइज करूं तो होता क्या है, लाइट आकर टकराती है। अब लाइट का एक फोटोन तो नहीं होगा, कुछ लाइट यहाँ से आएगी, कुछ लाइट यहाँ से आएगी, कुछ लाइट ऊपर से आएगी। अब कोई लाइट यहाँ आकर टकरा रही है, कोई लाइट यहाँ टकरा रही है, कोई यहाँ टकरा रही है, ठीक है। कर्सर को देख लें आप, तो अलग अलग जगहों पे जब लाइट टकराएगी, वो सारी लाइट जो यहाँ टकराई या फिर यहाँ टकरा रही है, वो सब अपनी एनर्जी किसको देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, बाद में वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, उसे हम कह देते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। इतनी चीज समझ आ रही है। सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं वो अपनी लाइट किसे देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे, ठीक। अभी हम आगे मजीद इसी बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। हमारे पास जब लाइट एनर्जी आती है तो वो किस पे गिरती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गिरती है, जिसमें मेरे पास 3 तरह के पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अब क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी अपने जो पिगमेंट के लाइट आने की वजह से वो क्या करेंगे, लाइट की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। दोनों मिलके किसको देंगे, एंड में करते करते ट्रांसफर होते होते एक के बाद एक एंड में आएगा रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर के अंदर आकर वाटर टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाएगा। अभी के लिए इतना माइंड में रख लें, हम आगे अभी माइंड मैपिंग कर लें, आगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। फिर लाइट जो है वो हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगी, जो कि हमारे पास इफिशिएंटली एंड रैपिडली ट्रांसफर करेगा इसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की तरफ, जिसे हम जो कि हमारे पास कहाँ होता है, रिएक्शन सेंटर में। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है। अब लाइट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम कौन सी एब्जॉर्ब होती है, ब्लू, और दूसरी कौन सी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, रेड, ठीक है। असल में हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम में तो बहुत सी लाइट्स थी जो कि मैंने आपको नाम बता दिया, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी लाइट होती है जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस करवा रही होती है, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट। अब होता पता है क्या, आपको कोई कलर कब दिख रहा होता है, असल में लाइट जब किसी चीज पे टकराती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको ये कलर जो है ये ग्रीन क्यों दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये हरा है, ऐसा नहीं होता। असल में होता ये है कि जब हमारे पास लाइट पड़ती है ना किसी चीज पे, तो उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं विब ग्योर के। अब अगर वो जो पिगमेंट या वो चीज जो है वो जौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लेगी वो आपको नहीं दिखेगा, उसके बाकी दूसरे कलर्स दिखेंगे। अब ये कलर हमें ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस कलर ने रेड लाइट भी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, ऑरेंज लाइट भी एब्जॉर्ब कर ली, उसके अलावा इसने ऑरेंज लाइट भी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, विब ग्योर, ब्लू लाइट भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तभी हमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब बची कौन सी, ग्रीन बची और विब बची, ठीक है, वी आई बची, वायलेट और इंडिगो बची और ग्रीन बची। अब वायलेट कलर इतना लाइट होता है, इंडिगो कलर बहुत लाइट होता है, तो ग्रीन कलर डार्क होता है ना, तो हमें ग्रीन कलर दिख रहा है। अब ये वाली लाइट ने रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं की, बाकी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए हमें रेड दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट जो चीज एब्जॉर्ब कर ले वो नहीं दिखती, बाकी की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। एक चीज होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए वो हमें नहीं दिखती। कोई सब्सटेंस अगर ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ब्लू कलर वो दूसरे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए वो हमें वो कलर दे रहा है कि वो हमें ब्लू दिख रहा है। समझ आ रही है, जो कलर कोई चीज एब्जॉर्ब कर ले वो नहीं दिखता, बल्कि जो रिफ्लेक्ट करे, जो एब्जॉर्ब ना करे, वो कलर हमें अपनी आंखों पे दिख रहा होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल जो होता है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो डार्क लाइट बची वो ग्रीन बची, इसलिए हमें प्लांट्स मोस्टली ग्रीनिश या ग्रीन और येलो का मिक्सचर करके हमें लाइट ग्रीन कलर का जैसा दिख रहा होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स होते हैं हमारे पास। 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स आर ऑब्जर्व इन बिटवीन 430 टू 670 नैनोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ कैरोटीनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्लोरोफिल। अब हमें दो पीक्स मिलती हैं, एक ये पीक मिल रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, एक ये वाली पीक मिल रही है। एक पीक जो होती है वो क्लोरोफिल ए और बी की होती है, जबकि हमारे पास कैरोटीनॉइड्स की जो पीक होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट के रीजन में और रेड लाइट के रीजन में पीक मिल रही है, पर हम यहाँ देखें क्या येलो में कोई पीक मिल रही है? नहीं। इसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो हो रही है वो मोस्टली कहाँ हो रही है? ब्लू के रीजन में। और कहाँ हो रही है मेरे पास? रेड के रीजन में। और यहीं पे फोटोसिंथेसिस क्या होती है? मैक्सिमम होती है। Differential absorption spectrum of photosynthesis pigments also play an important role in photosynthetic activity. Relative effectiveness of different wavelengths of light in driving photosynthesis is called as action spectrum of photosynthesis. अब इसी तरह हमारे पास जो हम इफेक्टिवनेस बता रहे हैं ना कि हमारे पास कि ब्लू कलर में हमारे पास इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेड कलर में इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किस लाइट के रीजन में कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसे ड्रॉ करके इस वाले ग्राफ को ही कहते हैं हमारे पास, ये जो ग्राफ है इसी को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स हमारे पास कितने थे? मैंने पहले बताया 3 थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं यहाँ पर। इसमें क्या है कि सब्सटेंस इन प्लांट्स, जो भी सब्सटेंस होता है प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स। और हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड्स मोस्टली रेड कलर की लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी तरह क्लोरोफिल ज्यादातर ब्लू कलर की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये चीज इस तरीके की होती है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स रिक्वायर इन प्रोसेस ऑफ required in the process are chlorophyll and carotenoids। अब इसके अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में जिक्र नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल्स हैं और कैरोटीनॉइड्स हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं वो हमारे पास ए भी होता है, बी सी डी ई भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ ए और बी को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली पाया जाता है। क्लोरोफिल ए का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, C55H72O5 mg, और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6 N4 mg। इसमें सिर्फ क्या है, एक इसमें 5 ऑक्सीजन है, इसमें 6 है, इसमें हाइड्रोजन 70 और इसमें 72 है, ये याद रखिएगा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैज 2 मेन पार्ट्स। अब क्लोरोफिल के ना 2 मेन पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो फ्लैट होता है, जिसे हम स्क्वायर पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? लाइट एब्जॉर्बिंग। अच्छा, ये जो फ्लैट पार्ट होता है हेड का, यही लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, जिसे हम हेड कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से दूर भागता है, जो कि हमारे पास क्या होता है? एक मेरे पास जो है एक हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ठीक। अगर हम अभी यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो होता है ये हेड होता है और ये चीज होती है टेल। ये हेड जो होता है ये फ्लैट होता है, और अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग जो होता है ना, इसमें 4 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं ना साइड पे लगे हुए, 1 2 3 4। ये 4 नाइट्रोजन इसमें से यहाँ पे मैग्नीशियम पे जुड़े होते हैं। सेंट्रल कोर जो होती है वो किसकी होती है? मैग्नीशियम की। ये पूरी की पूरी मेरे पास पोरफायरिन रिंग होती है। इस एक नाइट्रोजन के साथ ये जो पूरी रिंग जुड़ी हुई है ना, इसे हम कहते हैं पायरोल रिंग। तो हम ये कहते हैं कि 4 पायरोल रिंग मिलती हैं तो एक पोरफायरिन हेड बनता है। और ये पोरफायरिन हेड जब इस हाइड्रोफिलिक टेल के साथ, जो कि हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, इससे जब मिलता है तो हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा हुआ है पोरफायरिन रिंग में, इसी तरह एक हीमोग्लोबिन के अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है पोरफायरिन रिंग का, बस बीच में क्या लगा होता है? आयरन लगा होता है। मे बी एमसीक्यूज पॉइंट हो, नोट डाउन कर लो कि पोरफायरिन रिंग 2 चीजों में होती है। एनिमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन में होती है, और प्लांट्स के अंदर हमारे पास किस में होती है? क्लोरोफिल में होती है। एनिमल्स में सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें मैग्नीशियम की जगह यहाँ आयरन होता है, जबकि प्लांट्स में यहाँ क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। ओके, तो आपको ये समझ आ गई कि एक फ्लैट हेड होता है जो कि मेरे पास हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पानी एब्जॉर्ब, मतलब पानी वाटर लविंग है, ठीक है। फिलिक मीन वाटर लविंग कर है। और हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है जो कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागती है। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग मेड अप ऑफ 4 स्मॉल पायरोल रिंग, जो कि ज्वाइन होते हैं किससे? मैग्नीशियम के एटम से। किसके जरिए से? नाइट्रोजन के जरिए से, जो कि आप देख चुके हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज पायरोल, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग हाइड्रोजन चेन होती है जो हाइड्रोकार्बन की, वो भी हमारे पास फाइटोल
जिसे हम कहते हैं वो पायरोल रिंग से अटैच होती है। उसके बाद हमारे पास उसका बताया हुआ है कि उसमें कितने कार्बन होते हैं, ठीक। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इम्बैब्ड इन हाइड्रोकार्बन कोर ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय थिन टेल। अब जो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये जुड़ा होता है ना, ये किसकी हेल्प से जुड़ा होता है, ये अपनी हाइड्रोफोबिक टेल की मदद से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा होता है वो भी मैं अभी दिखा देती हूँ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब वायलेट ब्लू, वायलेट से ब्लू की थोड़ा सा रेंज में लेता है, और ऑरेंज से रेड की रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर होता है। ग्रीन येलो ऑरेंज, ग्रीन येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब, इसीलिए हमें ज्यादातर पौधे जो है वो ग्रीन दिखते हैं, या फिर थोड़े से सूखने के बाद वो किस तरह के दिखते हैं, येलो दिखते हैं। ये वाली लाइट जो है ये बहुत कम एब्जॉर्ब होती है हमारे पास क्लोरोफिल में, और प्लांट्स जो है इसीलिए हमें क्या दिख रहे होते हैं, ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आपके पास किस चीज़ की है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास स्टॉक में जब अरेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनम, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनम, जो कि स्टॉक ऑफ द थाइलाकॉइड होता है, जो कि मैंने आपको टिश्यूज वाले चैप्टर में बताया था। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि लाइट जो होती है वो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें मौजूद क्या होता है, मेरे पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की टेल के जरिए से वो यहाँ पे इम्बेब्ड होता है। अब इधर आकर लाइट टकराती है और हमारे पास क्या होता है, ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आपको समझ आ गया, थोड़ा सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आइडिया हो गया, अभी आगे भी आएगा उसमें भी आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। क्लोरोफिल ए जो है ये मोस्ट अबंडेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये मोस्टली ऑल ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली टेक पार्ट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में काम कर रहा होता है। दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट होता है और एक लाइट इंडिपेंडेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में काम करता है और ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइट को इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट बना देता है। उसके बाद मेरे पास सिवरल फॉर्म्स जो होती है उसमें ये एब्जॉर्ब, मतलब ये डिफरेंट कुछ इसकी फॉर्म्स होती है ना, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है। वो ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए की भी कुछ जो टाइप्स होती हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा लाइट एब्जॉर्बेंस में डिफरेंस होता है, मतलब कुछ 670 की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ 680 की, कुछ 690 की, 700 की, तो थोड़ा बहुत हमारे पास वेरी करता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो फाउंड होता है अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए के साथ होता है, और ये भी सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है और ग्रीन अलगा में होता है। ठीक है, मैंने कहा ये सारे ऑटोट्रॉफ्स में होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन अलगा में। ओके, आगे चलें। कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स एक ऐसा पिगमेंट है जो कि एनिमल्स में भी होता है। कैरेटिनॉइड जो होता है ना, ये असल में प्रोटेक्टिंग है। प्रोटेक्टिंग कैसे है, जब लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना तो ये लाइट क्या करता है, ये पहले लाइट लेता है, उसको फिर अपने ही मॉलिक्यूल्स में, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था अभी, ये रहा देखें। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कैरेटिनॉइड पिगमेंट लगा हुआ एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये लाइट, यहाँ पे जैसे ही कैरेटिनॉइड पिगमेंट पे लाइट आएगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, फिर एंड में जब यहाँ जाएगी तब तक वो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो इस जगह को डैमेज कर सके। तो ये क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है किस चीज़ से, लाइट की बहुत ज़्यादा जब इंटेंसिटी होती है वहाँ से। इसके अलावा ये ह्यूमंस की आइज़ में भी होता है, जो कि सेम काम कर रहा होता है कि लाइट की जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है उसे थोड़ा कम कर रहा होता है ताकि कोई डैमेज ना हो। तो कैरोटीनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को ब्लू से वायलेट। ठीक है, रेंज एफिशिएंटली ब्लू से वायलेट में ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एंड डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, और इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट होती है क्लोरोफिल के मुकाबले में। ये हमारे पास ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है। इसका क्या मतलब है, अगर आपको मैं समझाऊं तो इसमें ये होता है कि आपने वहां देखा था कि हमें वो कह रहे थे कि वायलेट से ब्लू और ऑरेंज से रेड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या करता है, ये ब्लू टू वायलेट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी रेंज ज्यादा होती है। अगर हम लाइट की रेंज देखें तो ये देखें तो इसकी जो थोड़ी सी रेंज है, ये स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है इसकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम वाइड दे रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है कैरोटीनॉइड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी। कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी में एनर्जी जाती है, फिर वहां से किस में जाती है, क्लोरोफिल ए में।
और ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसमें, लाइट रिएक्शन के अंदर। सम कुछ जो होते हैं वो हमारे पास प्रोटेक्ट भी करते हैं हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, जो कि मैं पहले बता दिया है आपको कि हाई एनर्जी ऑफ लाइट से हमारे पास प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इर्द गिर्द ट्रांसफर हो जाती है। डेसिपेट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना हमने चाय गर्म की, आहिस्ता आहिस्ता हीट कम हो गई, वो इन्वायरमेंट में डेसिपेट हो रही है। तो यही चीज होती है कि आसपास से निकल जाती है थोड़ी एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी हमारे पास आगे जाती है। फिर आगे यही बात है कि ये ह्यूमंस की आईज में भी होता है, जो कि प्रोटेक्शन का सेम काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हर पिगमेंट का अपना होता है, मतलब हर पिगमेंट अपनी मर्जी से अपनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर क्लोरोफिल मोस्टली रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि कैरोटीनॉइड्स मोस्टली वायलेट से ब्लू की रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लाइट सेम वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए बट वेरी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल बी एंड वाइस वर्सा। कह रहे हैं कुछ लाइट ऐसी होती है जो कि एब्जॉर्ब नहीं करता क्लोरोफिल ए, लेकिन क्लोरोफिल बी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। सच डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ व्हेन द एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट पिगमेंट्स ऑल एक्सेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए देन द फोटोसिंथेसिस फॉर द कन्वर्जन थ्रू द फोटो सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। अब ये क्या कह रहे हैं कि असल में होता ये है, अब देखो आप सिंपल सी बात है ना, अगर सुबह का टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइट इक्वल क्वांटिटी में मिले आपको। मतलब दोपहर के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज मिल रही हैं, वो मतलब कि बहुत तेज़ सुबह के टाइम सुबह के टाइम अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। सुबह सुबह कहते हैं ना छोटे बच्चों को धूप दें आप, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि जॉन्डिस पीलिया वगैरह को ख़त्म करती हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती हैं। तो सुबह के टाइम अल्ट्रा वायलेट लाइट है, क्लोरोफिल तो वो वाली लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कैरोटीनॉइड्स उसे थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे दोपहर का टाइम होगा, शदीद दोपहर के टाइम शदीद ज़्यादा कौन सी होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी, रेड साइड ज़्यादा होंगी। अब भी हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर रात के टाइम होते होते शाम के वक्त भी फिर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा हो जाएंगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सुबह से लेकर रात तक फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रहती है। मतलब कि लाइट की कोई तो कलर किसी तो पिगमेंट से मैच करेगा ना, तो वो सारे पिगमेंट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को लाइट दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर आगे फोटोसिंथेसिस में अपना काम करता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास कैसे हो रहा होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके। तो ऑल पिगमेंट ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास, और वो उस पूरे सिस्टम को, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, वही हमारे पास फोटो सिस्टम कहलाता है, और उसी को एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, चैप्टर पूरा एमडीकैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है थोड़ा सा क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी इनकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का होता है वो असल में विजिबल रेंज में होता है, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट से ऑरेंज तक की लाइट, जबकि क्लोरोफिल बी जो है एब्जॉर्ब करता है ब्लू से येलो तक की लाइट। डायरेक्टली एमसीक्यूज पॉइंट है, वेवलेंथ के साथ आप लोग ये नाम याद रख लो कि क्लोरोफिल ए वॉयलेट से ऑरेंज की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि क्लोरोफिल बी ब्लू से येलो की रेंज की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। रट लें, ठीक है आप लोग ये बात। ठीक है, अब होता है मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब ये क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है विद अदर मॉलिक्यूल इनटू फोटोसिस्टम्स। क्लोरोफिल के साथ अदर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। वो पूरा बना रहे होते हैं क्लोरोफिल का एक फोटो सिस्टम बना रहे होते हैं, और फोटो सिस्टम जो है उसे हम लाइट के साथ, जब उसमें लाइट आ जाएगी उसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना होता है ना जो सिग्नल कैप्चर कर रहा होता है, तो इसी को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए होते हैं, कुछ बी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से लाइट को ट्रांसफर करते करते एंड में दे देते हैं क्लोरोफिल ए को। स्ट्रक्चर सिमिलर जो अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन हमारे पास जो फोटो सिस्टम में स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बट लोकेटेड इन द रीजन ऑफ
फोटो सिस्टम कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना क्लोरोफिल ए। देखो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बिल्कुल सेंटर में होता है फोटो सिस्टम में, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जो सारी एनर्जी को अपने पास रखता है। इसका मतलब कि फोटो सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स कौन, जो कि लाइट को पकड़ने का काम कर रहा है, और एक होता है रिएक्शन सेंटर, जहां पे सारी लाइट एक जगह पर आकर इकट्ठी होती है, सब अपनी बारी बारी करते करते एंड में किसे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत सारे उसमें और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। चलें अब हम लोग एक डीप डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, सूरज आया, सूरज से आई लाइट, कुछ लाइट यहाँ आई, कुछ लाइट यहाँ आई, कुछ यहाँ जाएगी। अब लाइट सूरज सिर्फ यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ से भी कहीं से शुआएं आ जाएंगी ना, इन जगहों पे भी होगा क्या। एग्जाम्पल ये है कैरेटिनॉइड, और ये है हमारे पास क्लोरोफिल बी। लाइट आकर यहाँ लग रही है, अच्छा सॉरी, ये हो गया कैरेटिनॉइड, ये हो गया क्लोरोफिल बी, क्योंकि ब्लू रीजन की लाइट हमारे पास कैरेटिनॉइड्स में एब्जॉर्ब होती है। कैरेटिनॉइड ने पिगमेंट से अपनी लाइट देनी है किसे, क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी ने देनी है क्लोरोफिल ए को, जो कि कौन सा है, रिएक्शन सेंटर में। ठीक, इसी तरह क्लोरोफिल बी भी अपनी लाइट पहले दूसरे को देगा, थोड़ा डेसिपेट होगी और फिर किस में चली जाएगी, रिएक्शन सेंटर में। अब रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, यही लाइट की एनर्जी यूज होगी इस वाटर को स्प्लिट करने में। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन जो है वो आयन की फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के मिल गए, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। समझ आ रही है, प्राइमरी एक्सेप्टर जिसे कह रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास इनिशिएट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। समझ आई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे शुरू हो रही है कि हमारे पास सबसे पहले लाइट आकर टकराई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से या फोटो सिस्टम से, और फिर क्या हुआ, फोटो सिस्टम ने लाइट को ट्रांसफर करते करते एंड में दिया रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर ने लाइट को इस्तेमाल किया वाटर को स्प्लिट करने में, स्प्लिट करके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे नीचे जाते जाएंगे, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्या बनती जाएगी, एटीपी। यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ी एनर्जी लूज करेगा, फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा और एनर्जी देगा, वही एनर्जी यूज होगी किस चीज के लिए, एडीपी को एटीपी बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होगा। आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। ठीक है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रही है फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो ऑक्सीजन होता है ना, वही ग्लूकोज में यूज होता है। अगर हम पूछे कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, तो बताएंगे आप, मतलब आप रिवाइज करें वीडियो में, C6H12O6। तो कार्बन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन जो आ रहा है हमारे पास ग्लूकोज में, वो कहाँ से आ रहा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन की और हाइड्रोजन की, तो आप तो आंख बंद करके बोलोगे ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बन तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से आएगा हाइड्रोजन। तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन तो वाटर में भी है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। तो ये बात याद रखना कि जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जो वाटर में ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ वाला ऑक्सीजन होता है, वो हमारे पास वाटर का ऑक्सीजन जाता है हवा में, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। कहते हैं ना प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद हमारे पास बस यही चीजें। रोल ऑफ वाटर क्या है, हमारे पास वाटर ही तो टूटता है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होती है। तो वाटर जो होता है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, और हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट करता है। अब ये बात किसने बताई थी कि ऑक्सीजन कौन सा यूज होता है ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या वाटर वाला, ये बात बताई थी वॉन नील हाइपोथेसिस ने कि हमारे पास कौन सा यूज होता है। ठीक है, अब हम सोचे कि कैसे बताई थी, तो एक इक्वेशन लिखी है, पूरी कहानी नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने एक प्लांट लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल दी, लेकिन उसे जो पानी दिया ना, उसके ऑक्सीजन को O18 कर दिया। अब आपको पता है O का जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है हमारे पास, 8 होता है, और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ा कर दी, मतलब कि आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन दिया इसमें। जब उसने O18 दिया, यानी कि उसने उसे हैवी वाटर दे, एक तरह से ऑक्सीजन जो है उसका आइसोटोप वाला वाटर दिया, तो क्या हुआ कि जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद उसमें से जो ऑक्सीजन निकली, उस ऑक्सीजन को चेक करने पे पता चला वो तो O18 निकली है। अब उसने ये सोचा, देखो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन तो नॉर्मल दी,
इस बंदे में जो ग्लूकोज बना उसमें ऑक्सीजन नॉर्मल है, इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन जाता है यहाँ, और ये वाला ऑक्सीजन जो वाटर का था वो O18 था, और जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उसका मास भी क्या है, 18 है। तो इसका मतलब जो वाटर की ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगी। फिर इसने प्लांट 2 में क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन लिया वो O18 लिया, लेकिन वाटर वाला ऑक्सीजन नॉर्मल दिया। अब क्या हुआ, जो ग्लूकोज बना उसमें जो ऑक्सीजन था उसका मास 18 था, ठीक है, और जो वाटर वाला ऑक्सीजन था वो बाहर निकला, वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब इसकी कहानी सिंपल सी यही है कि उसने पहली बार में क्या किया, वाटर का ऑक्सीजन आइसोटोप दिया, तो जो ऑक्सीजन बाहर निकला प्लांट से एज अ बाय प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में वो आइसोटोप वाला था, ठीक है। लेकिन जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन दूसरे प्लांट में आइसोटोप वाला दिया, तो उसने क्या देखा, जो इन्वायरमेंट में निकल रहा है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो ग्लूकोज बना है वो आइसोटोप वाला है, ठीक है। बस ये याद रख लेना, एज सच ये पूछा नहीं जाएगा, जस्ट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए समझा दिया, ठीक है।